हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, यस राज, दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बुकलेट सभी को मिला होगा इसका। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन कर ले। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, ये एक्चुअली क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। ओके, ये जो इक्विलिब्रियम आता है, किसमें आता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जो दोनों डायरेक्शन हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है और बैकवर्ड। तो पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन का डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है
कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में, सॉरी एक ही डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हो रही है। ठीक है, तो तो इट टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन कौन सा है? वो है फॉरवर्ड। ठीक है, ये वाली रिएक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, और वो कौन सी डायरेक्शन है? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। ठीक है, तो इट टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। दैट इज इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है। यस, दिस इज पेज 1। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। एंड जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो वो जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। नहीं रोहन, बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है। ठीक है, तो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है? तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या एक ही डायरेक्शन होती रहती है, दैट्स व्हाई ये कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, बट रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो these type of reactions will complete after some time। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन जो है कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन जो है कंप्लीट नहीं। ओके, तो these reactions take infinite time for completion। इस टाइप की जो रिएक्शन है वो इनफाइनाइट टाइम लेती है कंप्लीट होने। ओके, तो ये हमारे पास मेन दो डिफरेंस हो गए, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल के। यस, सो शौनक फास्ट एंड स्लो का कुछ नहीं है, फास्ट एंड स्लो के बारे में नहीं बता सकते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो अलग चीज है। ये फास्ट प्रोसेस, वो प्रोसेस थे हमने जो थर्मोडायनेमिक्स में बताए थे, वो प्रोसेस थे। ओके, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस डिफरेंट है, और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन डिफरेंट। रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन की बात कर, सो बताएंगे थोड़ी देर में। हो गया सबका? ओके, सो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गए। नाउ हम रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उनको और इरिवर्सिबल रिएक्शन को अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो सिंगल एरो से रिप्रेजेंट की जाती है। सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय
सिंगल एरो, ठीक है, इस टाइप से। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो सिंगल एरो से, सॉरी, इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो सिंगल एरो से रिप्रेजेंट की जाती है। यस साक्षी। रोहन जल्दी लिखो यार। तो जैसा हम बता रहे हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो सिंगल एरो से रिप्रेजेंट की जाती है, और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो डबल एरो से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। वो जो डबल एरो है देखो, वो ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, दोनों करेक्ट। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है डबल एरो से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इसके अलावा थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही था कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सी वाली रिएक्शन में आता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है, लेकिन इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम नहीं आता। सो ऑब्वियसली इरिवर्सिबल में डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। और जैसा हमने बताया कि रिवर्सिबल में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। ओके, तो ये हमारे पास डिफरेंस हो गए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के। नाउ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं दोनों टाइप की रिएक्शन का, ठीक है। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन, जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल होती है। तो HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। तो ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल है, एक ही डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली डिसोसिएशन ऑफ KClO3, तो KClO3 से KCl और O2 बन जाएगा, लेकिन वापस O2 जो है और KCl रिएक्ट करके KClO3 नहीं बना सकता, ठीक है। अब मिताली, हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, उनमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। हम आगे बताएंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे आ रहा है, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आता। नाउ रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल देख लेते हैं। तो H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI। तो ये रिएक्शन जो है ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल। सिमिलरली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं और NH3 बनाते हैं, तो वो रिएक्शन जो है वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ओके, अच्छा, कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो डिपेंड करेगी कि ओपन वेसल है या क्लोज वेसल है, ठीक है। जैसे CaCO3 जो है सॉलिड, डिसोसिएट होता है CaO प्लस CO2 में, और अगर हमने ओपन वेसल रखा, क्या रखा, ओपन वेसल, तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी। ओपन वेसल में ये रिएक्शन क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम क्लोज्ड वेसल में करेंगे तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। ये रिएक्शन हम कर रहे हैं, सेम रिएक्शन है, बट ये किस में है, क्लोज्ड वेसल में है, तो रिवर्सिबल होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है,
देखो क्या है, अगर हम ओपन वेसल रख दिए तो ओपन वेसल में अब देखो CO2 क्या गैस है ना, CO2 क्या है, गैस है। तो ओपन वेसल में गैस जो है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो गैस जो है कंटेनर से बाहर निकल गया तो वो वापस वो CO से रिएक्शन कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा ना। अगर CO2 बाहर निकल गया तो वापस वो CO से रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर क्लोज वेसल है तो CO2 बाहर नहीं निकलेगा, CO2 कंटेनर के अंदर ही रहेगा। तो अगर कंटेनर के अंदर रहेगा तो वापस वो CaO से रिएक्शन कर सकता है और क्या बना सकता है, CaCO3 बना सकता है। समझाया? तो हमारे पास इस टाइप से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। जो CO2 है, CO2 देखो अगर ओपन वेसल होगा तो CO2 क्या गैस है ना, तो CO2 गैस है तो बाहर निकल जाएगा वो। ओके, तो CO2 अगर बाहर निकल गया तो फिर वापस बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगी ना CaO के साथ। ठीक है, तो जस्ट एक डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। और क्लोज वेसल है तो क्या है, ये CO2 जो है ये रिएक्शन कर लेगा, बाहर नहीं निकलेगा तो CO2 वापस रिएक्शन कर लेगा CaO के साथ। ओके, तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। ओके, यस साक्षी, ठीक है, लिखो, आया 1 मिनट में।
हो गया सबका? ठीक है। तो ये इसलिए हमारे पास कुछ डिफरेंस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के, और हमने एग्जांपल भी लिए। कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं। यार कुणाल, प्रोसेस इज डिफरेंट, यहाँ पर हम प्रोसेस की बात नहीं कर रहे। प्रोसेस अलग है और रिएक्शन अलग है। वो जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे वो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस थे वो। ये रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन है। यस रायलन। नाउ कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के। तो अदर एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर, अच्छा, आइस एंड वाटर दोनों जो है इनके बीच में रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस एंड वाटर जो है दोनों के बीच में क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली वाटर एंड स्टीम जो है उसमें भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कितने टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो वो दोनों रिएक्शंस जो है, मतलब ये दोनों रिएक्शंस जो है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके अलावा PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2, ये भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ठीक है, एंड N2 प्लस O2 gives twice NO, दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल हो। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी, दोनों डायरेक्शन होगी, बीच में एरो रहेगा। नो साक्षी, रिक्वायर्ड होती है ना। आइस जो है वो वाटर में जब कन्वर्ट होता है तो हीट रिक्वायर्ड होती है, उसी को तो हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं ना। आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो हीट रिक्वायर्ड होती है, उसी को तो हीट ऑफ फ्यूजन बोलते थे हम, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते थे। 1 मोल के लिए हीट ऑफ फ्यूजन होता था और 1 ग्राम के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता था। हो गया सबका? हाँ अमोघ, बट उनमें रिएक्शन हो रही है। यस कुणाल, जैसे मैंने बताया कि कुछ रिएक्शन है हमारे पास जो ओपन वेसल में अगर होंगी तो इरिवर्सिबल हो जाएंगे, क्योंकि गैस निकल सकता है ओपन वेसल में। तो जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो क्लोज्ड वेसल में ही की जाती है, क्योंकि गैस जो है ओपन वेसल में क्या बाहर निकल जाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को क्लोज्ड वेसल में ही करना चाहिए।
ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। तो जैसा हमने बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसी में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। तो कैसे आता है उस पर चलते हैं अभी। तो स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे आ रहा है वो देखते हैं। तो देखो, जैसा हमने पहले ही बताया कि यार रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, ऑब्वियसली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन हो रही होती है। तो रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट वापस क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं, है ना। तो ये हमारे पास हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हो गई बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर हमारे पास जस्ट रिएक्टेंट होता है, एंड जैसे जैसे रिएक्शन होती है फिर प्रोडक्ट भी बनता जाता है, फिर प्रोडक्ट बनेगा तो वापस प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट बनाता है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट पर जस्ट रिएक्टेंट रहेगा। जब मतलब जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जैसे इस टाइप की रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, तो जस्ट क्या रहता है, रिएक्टेंट रहता है, प्रोडक्ट नहीं होता। प्रोडक्ट तो बनता है, फिर जब एक बार प्रोडक्ट बन गया फिर बाद में वो प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट भी बनाता रहता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बना दोनों रिएक्शन होने लग जाते। तो इन रिवर्सिबल रिएक्शन reactant react to form products and products react to form reactants simultaneously. ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, और प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें साथ साथ हो रही होती हैं। तो इनिशियली जैसा मैंने बताया, इनिशियली ओनली रिएक्टेंट आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इनिशियली रिएक्टेंट ही प्रेजेंट रहेंगे, फिर ये रिएक्टेंट क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। देन reactants react to form product। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बने ऑब्वियसली बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो एज सून एज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, they will start backward reaction, they will start backward reaction to form reactant। ठीक है, लिखो पहले फिर आगे चलेंगे। तो इनिशियली ओनली रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, और जैसे ही रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मतलब प्रोडक्ट बना
वो प्रोडक्ट वापस रिएक्शन करके क्या बना लेता है, रिएक्टेंट बना लेता है, और बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। यस अवधूत, बट हम उस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जैसे वाटर वाटर का तुम बोल रहे हो ना सर, वाटर में उस टेम्परेचर तक जाने में टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो हम तो 100 डिग्री की बात कर रहे हैं, नहीं 100 डिग्री पर वाटर जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन करता है। नो कुणाल, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता रहेगा ना यार, जैसे जैसे रिएक्शन होगी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता रहेगा। इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा होंगे, जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट के मोल कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट के मोल बढ़ते जाएंगे। लिखवाएंगे वो भी, अभी थोड़ी देर में, रुको। लिख लिया सभी ने? तो जैसे ही प्रोडक्ट बने, बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी जिससे कि रिएक्टेंट बन जाए। नाउ इसकी वजह से अभी क्या होगा, मतलब अभी हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन है, एंड जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा बैकवर्ड भी होता जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो देयरफॉर रिएक्टेंट concentration decreases and product concentration increases। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अब इसकी वजह से जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है वो भी कम होगी। 1 मिनट। तो जैसे ही हमारे पास, मतलब अभी फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास हो रही है स्टार्टिंग में और बैकवर्ड रिएक्शन कम हो रही है, क्योंकि हमारे पास मेनली रिएक्टेंट ही है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी बढ़ते जाएंगे, तो बैकवर्ड रिएक्शन भी थोड़ी थोड़ी फास्ट होती जाएगी। अब देखो क्या है, जैसे जैसे हमारे पास रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसका रेट कम होता जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होते जा रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट के मोल कम होते जा रहे हैं। तो ड्यू टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, rate of forward reaction
डिक्रीजेस। रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है वो भी हम लॉ ऑफ मास एक्शन एक आएगा उसमें बताएंगे। तो जैसे जैसे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है रिएक्टेंट का, वैसे वैसे फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो भी कम होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ता जा रहा है। तो बट ड्यू टू इंक्रीज इन concentration of product, rate of backward reaction increases। तो जैसे जैसे मतलब रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो कम होती जा रही है और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अभी क्या होगा, कुछ टाइम बाद, ये दोनों रेट जो है सेम हो जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है, अब देखो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कम होती जा रही है, बैकवर्ड की बढ़ती जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि दोनों सेम हो गए, और जब दोनों सेम हो जाएंगे तभी आएगा इक्विलिब्रियम। तभी क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये लिखो फिर वो भी लिखवाते हैं हम आगे। अवधूत दोनों चीजें बनेंगी ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे। आदित्य देखो, जल्दी देखो। रिया देखो, मैं तुम्हें बता, तुम बोल रहे हो सर ये कैसे हो रहा है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्यों बढ़ रहा है, सॉरी कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वापस प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट बना ही दे रहे हैं। तो इसको देखो, ऐसे देख लो कि हमारे पास, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। स्टार्टिंग में मान लो इसके इनिशियली क्या है, इसके 10 मोल्स है। इनिशियली मान लो इसके 10 मोल्स, ओके। और इसके तो ऑब्वियसली जीरो है। अब अब बैकवर्ड रिएक्शन बिल्कुल ही नहीं हुई है क्योंकि इसके हमारे पास जीरो मोल्स। लेकिन अब देखो क्या है, इसके मान लो 2 मोल रिएक्ट कर गए, तो इसके 2 मोल बन गए, ठीक है। लेकिन बाद में दोनों की दोनों मोल रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बना देंगे, सॉरी ये दोनों मोल प्रोडक्ट के वापस रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे। ये दो में से मान लो 0.5 या 1 मोल रिएक्ट कर गया, ओके। ये सारे के सारे 2 मोल जो है रिएक्ट करके वापस प्रोडक्ट नहीं बना रही है। हमारे पास 8 मोल बने थे, ठीक है। अब 8 में से वापस जब ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो मान लो इसका 0.5 मोल ही रिएक्ट कर रहा है, तो कितना आया? 8.5 आया, और इसका कितना हो गया? 1.5 हो गया। समझ आया? तो एक्चुअल में क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन ऐसा थोड़ी है कि पूरे या पूरे मोल्स रिएक्ट हो गए। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन में भी सारे मोल्स थोड़ी रिएक्ट हो रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास क्या थे? 10 मोल्स थे, तो सारे सारे 10 मोल्स थोड़ी रिएक्ट
यस सर बोलो। अथर हैंड रेज किया हुआ है, क्या डाउट है? सर एक सेकंड लास्ट पेज दिखाओ ना। लिख के मैसेज कर दो ना, फिर हैंड रेज क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, तो जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन में सारे मोल्स रिएक्ट नहीं कर पा रहे, वैसे ही जब बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो उसमें भी सारे मोल्स रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने क्या एग्जांपल लिया, हमने बोला कि हमारे पास मान लो रिएक्टेंट के 10 मोल्स इनिशियल पॉइंट पर, और प्रोडक्ट के मान प्रोडक्ट की 0 है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पर हमारे पास प्रोडक्ट तो है ही नहीं। लेकिन मान लो रिएक्शन जब हुआ तो रिएक्टेंट के मान लो 2 मोल रिएक्ट कर गए, तो बचे कितने रिएक्टेंट के? 8 मोल्स बचे। अब प्रोडक्ट के बन गए 2 मोल्स, लेकिन जब बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो वापस ये 2 मोल्स जो है पूरे पूरे रिएक्ट थोड़ी करेंगे, उसमें से कुछ मोल ही रिएक्ट करेंगे, मान लो 0.5 मोल रिएक्ट। तो ये 0.5 मोल नहीं, इसके 0.5 मोल बना दिए मान लो। तो अभी कितने मोल आ गए? 8.5 मोल आ गए रिएक्टेंट के, और प्रोडक्ट के कितने? 1.5 है। तो इफेक्टिवली देखोगे तो पहले 10 मोल्स थे और बाद में 8.5 मोल्स हो गए, तो रिएक्टेंट के मोल्स डिक्रीज ही हो रहे हैं ना, और प्रोडक्ट के मोल जो है पहले 0 थे और बाद में 1.5, तो प्रोडक्ट के मोल बढ़ रहे हैं। समझाया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये जस्ट एग्जांपल लिया, लिखने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, ये जस्ट हम एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किए, क्योंकि तुम लोग बोल रहे थे कि सर वो जब बैकवर्ड रिएक्शन वापस हो ही रही है, तो बैकवर्ड रिएक्शन वापस हो रही है तो सर फिर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज क्यों हो रहा है? देखो बैकवर्ड रिएक्शन वापस हो रही है, बट उस बैकवर्ड रिएक्शन से वापस उतने मोल्स नहीं मिल रहे जितने रिएक्ट हुए। रिएक्ट हो गए थे 2 मोल्स, लेकिन वापस 2 मोल नहीं मिले, वापस तो कितने मोल्स मिले बैकवर्ड रिएक्शन से? 0.5 मोल ही मिले। क्यों है ऐसा? क्योंकि दोनों का रेट सेम नहीं है, दोनों का रेट सेम नहीं है, इसलिए ऐसा है। पहले हमारे जब फॉरवर्ड रिएक्शन हुई तो 2 मोल रिएक्ट हुए, और बैकवर्ड रिएक्शन में 0.5 मोल ही रिएक्ट हुआ है। तो रेट अलग अलग है दोनों रिएक्शन का, फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का। समझाया नहीं आया? तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम है। नहीं श्रावणी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लिया था। इफ यू वांट टू राइट तुम लिख सकते हो, बट ये जस्ट मैं क्या एग्जांपल ले रहा था कि वो हमारे पास क्यों रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। साक्षी सर, here once the reaction starts it does not give exact reactant or product, right? ऑब्वियसली साक्षी, ये तो चलता रहेगा ना, मतलब कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी। एग्जैक्ट का मतलब क्या? तुम कांस्टेंट वैल्यू पूछ रहे हो ना कुछ, तो रिएक्शन चलता रहेगा। ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वही हम आगे बताने वाले। उससे पहले ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, हर टाइम में चेंज होती रहेगी, हर मिनट सेकंड में ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, सो आगे चलते हैं। तो हाँ, कहाँ थे हम? तो हम ये बोल रहे थे कि जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जा रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों जो रेट है वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ओके, तो आफ्टर सर्टेन टाइम rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। कुछ टाइम बाद फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो याद रखना रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगी। ओके, तो एट दिस टाइम
रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम। ओके, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा तो रिएक्शन किस पर आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। नहीं राइल, ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड, देखो तुम उस चीज को रॉन्ग समझ रहे हो। तुम क्या बोल रहे हो कि जब इनिशियली हमने 10 लिया और उसका 0 लिया तो जब दोनों के 5-5 मोल हो गए तो इक्विलिब्रियम आएगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वेट करो अभी, अब तुम वेट करो, हम बताते हैं। दोनों के 5 मोल आए मतलब तुम ये बोल रहे हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम हो गए, नहीं ऐसा नहीं, वो मैं बताता हूँ, वेट करो। ठीक है, तो नहीं नहीं अनिश, इनफाइनाइट टाइम नहीं होता है, पहले ही आ जाता है इक्विलिब्रियम। तो आफ्टर सर्टेन टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और इस टाइम पर रिएक्शन किस पर पहुंच जाएगी, इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पर जब रिएक्शन पहुंच जाएगी तो याद रखना, इक्विलिब्रियम के बाद जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई तो उस पॉइंट के बाद ना तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और ना ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ये हम बोल सकते हैं कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन उस पॉइंट के बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, सो आफ्टर दिस reactant concentration stops decreasing and product concentration stops increasing. That is both product and reactant concentration will be constant after equilibrium point. तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसके बाद में दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, ना तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन उसके बाद में बढ़ेगा और ना ही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम। ध्रुव सर सेम क्यों हो जाता है, क्या सेम हो जाता है भाई ध्रुव? वैष्णवी वॉल्यूम तो कंटेनर का है ना, तो वॉल्यूम तो सबके लिए सेम ही है, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। ध्रुव रेट सेम क्यों हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया ना भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम कब आता है, जब दोनों का रेट सेम हो गया। अदिति, जब दोनों का रेट सेम आ जाएगा तभी दोनों में इक्विलिब्रियम होगा। यस रिया, लिख लिया सबने? बिल्कुल ध्रुव, हर रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है। यस कुणाल, रेट दोनों का सेम हो जाएगा लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, याद रखना। कुछ लोग सोच लेते हैं कि रिएक्टेंट स्टॉप हो गया, नहीं, रिएक्शन जो है स्टॉप नहीं होती है, रिएक्शन चल रही है, बट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन जो है कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसको देखो, मैं फिर से एक एग्जांपल से देख सकता हूं कि यार हमारे पास जैसे वही एग्जांपल जो हमने लिया ना उसी को फिर से ले लेते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, उसी को फिर से ले लेते हैं। इनिशियली हमने 10 मोल्स लिए मान लो, ठीक है, और इसके 0 थे। अब मान लो जब इक्विलिब्रियम आया, एट इक्विलिब्रियम, मैं बोल रहा हूं कि इसका 4 मोल्स बन गया।
मान लो एट इक्विलिब्रियम इसका 4 मोल सॉरी रिएक्ट हुआ और इसका 4 मोल बन गया। अब मान लो 4 में से 2 मोल जो है इसका रिएक्ट हो रहा है और वापस इसका ऑब्वियसली कितने मोल्स हो गए थे 6, तो वापस इसका 2 मोल्स बन जा रहा है। तो 8 हो गए, ये 2 हो गए। ठीक है, इक्विलिब्रियम से पहले की बात कर रहे हैं एक्चुअली। इक्विलिब्रियम यहां पर आया था, एक मिनट रुको रुको। इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले, बिफोर इक्विलिब्रियम मैं बोल देता हूँ। बिफोर इक्विलिब्रियम मान लो इसका क्या है, 4 मोल रिएक्ट हो गया तो 6 मोल बचा और इसका 4 मोल बन गया मान लो। ठीक है, अब देखो ऐसा ये बिफोर इक्विलिब्रियम है। अब ऐसा हुआ मान लो इसमें से इसके 1 मोल रिएक्ट हो रहे हैं। ओके, एट इक्विलिब्रियम मान लो इसका 1 मोल रिएक्ट हुआ, 5 मोल बना। ठीक है, और इसका 5 बन गया, लेकिन वापिस जो है इसका 1 मोल रिएक्ट होके ये 4 हो जा रहा है और इसका जब 1 मोल रिएक्ट हो रहा है तो दूसरे का 1 मोल वापस बनता है तो वापस 6 हो जा रहा है। तो मतलब ऐसा है कि जितना इसका मोल रिएक्ट हो रहा है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन जितना मोल रिएक्ट कर रहा है उतना ही वापस बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से बन जा रहा है। समझ आया नहीं आया? फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से जितना मोल्स इसका रिएक्ट हो रहा है आर का, रिएक्टेंट का, उतना ही वापस देखो बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से बन गया। ओके, तो इसकी वजह से देखो कांस्टेंट रहा वैल्यू, चेंज हुआ क्या दोनों का? देखो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन 6 था पहले, बाद में भी 6, मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं मोल्स, रिएक्टेंट का मोल्स जो है पहले कितना था, 6 था, बाद में भी 6 है। ऑब्वियसली मोल्स कांस्टेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट होगा, बिकॉज वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट ही। ओके, सो पहले 6 मोल्स थे, बाद में भी देखो 6 ही रहे। ऐसे ही देखो प्रोडक्ट के पहले 4 थे, बाद में भी 4 रहे। तो बेसिकली जितना फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से देखो हमारे पास रिएक्ट हुआ, कितना हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से रिएक्ट, 1 मोल, उतना ही वापस देखो बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से बन गया। ठीक है, तो नेट चेंज हमारे पास कुछ आया ही नहीं रिएक्शन। इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई, रिएक्शन थोड़ी स्टॉप हुई है, रिएक्शन तो अभी भी हो ही रहा है ना, रिएक्शन अभी भी हो ही रहा है। देखो रिएक्टेंट का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट जो है वो भी वापस देखो 1 मोल बना रिएक्ट करा रहा है ना। तो रिएक्शन अभी भी चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उनके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो चेंज होना बंद हो गए। नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे, कांस्टेंट हो गए। ये साक्षी, ये इक्विलिब्रियम आ गया। नहीं राइल, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हर बार होगा ना, हर पॉइंट पर ऐड और सब्ट्रैक्ट तो होगा हर पॉइंट पर, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे पहले मान लो हमने 2 मोल्स की बात की थी, यार इसके 2 मोल्स हुए रिएक्ट हुए। ठीक है, तो इसके 2 मोल्स बन गए ना, मैंने बोला कि 2 मोल्स में से मान लो इसका 0.5 जो है रिएक्ट हो गया तो 1.5 बचा, और इसका 0.5 रिएक्ट हो गया तो इसका 0.5 बन गया, तो ये 8.5 आ गया। तो पहले भी तो हमारे पास वही हो रहा था ना, पहले भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर ही रहे थे, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करें इसका मतलब ये नहीं कि इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब रेट सेम हो जाएगा। तो रेट यहाँ पर सेम हो गया, देखो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसकी वजह से 1 मोल रिएक्ट हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से 1 मोल बढ़ रहा है, बन रहा है, तो रेट सेम हो गया। ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से 1 मोल रिएक्ट हुआ और बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से 1 मोल बना, तो ये क्या आ गया, ये इक्विलिब्रियम आ गया। सामने वो तो देंगे ना क्वेश्चन में कि इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया। इक्विलिब्रियम देखो एक्सपेरिमेंटली तो कैसे कब पता चलेगा, मोल्स चेक करके पता चलेगा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स वगैरह रिएक्शन के कांस्टेंट बन गए आ रहे हैं बार बार हर टाइम के बाद, तो मतलब इक्विलिब्रियम आ गया है। जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यस वैष्णवी, इक्विलिब्रियम आने के बाद में कुछ चेंज नहीं होगा। ओके,
तो ये भी हमने जस्ट एग्जांपल लेके तुम्हें समझाया था, लिखने की जरूरत नहीं है। तो भाई ग्राफ देखो, ग्राफ बनाते हैं तो रेट का ग्राफ बनाते हैं एक तो। रेट वर्सेस टाइम। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो कुछ है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट 0 है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जा रहा है, सॉरी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जा रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जा रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद दोनों सेम हो जाएगी। तो दिस इज आर एफ इस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, आर बी इज बैकवर्ड रिएक्शन का रेट। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद दोनों रेट सेम हो गए ना, तो ऑब्वियसली ये क्या आ गया है, ये आ गया इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके बाद में हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मीन्स दोनों रेट क्या हो गए, सेम हो। ऐसे ही ग्राफ हम कॉन्सेंट्रेशन को लेके भी बना सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट पर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई? स्टार्टिंग पॉइंट पर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0 है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन 0 है और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कुछ है। जैसे जैसे रिएक्शन होगी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। तो मैक्सिमम ऑब्वियसली इनिशियल पॉइंट पर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे रिएक्शन होगी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास आ गया रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। लेकिन देखो इक्विलिब्रियम पर दोनों, इक्विलिब्रियम के बाद दोनों की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, सेम हो गया ऐसा थोड़ा हमने नहीं बोला ना। रेट सेम हो रहा है बट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल में हमने क्या लिया था, एग्जांपल में 6 एंड 4 थी ना, तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है ना, सेम भी हो सकती है। वैसे इक्विलिब्रियम पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन और अलग अलग भी हो सकती है। मैक्सिमम टाइम अलग अलग ही कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो ये हमने बना दिया था, ठीक है। ये तो इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम के बाद में देखो कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो गया, मतलब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है बट कांस्टेंट हो गया। ये प्रोडक्ट का ग्राफ हो गया, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ। तो ये देखो, ये हमारे पास इस पॉइंट के बाद में एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ओके, तो उससे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के लाइन थोड़ी मिल पाएंगे अवधूत। कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट हो गई ना, फिर ये क्यों मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे ना आगे कभी। कॉन्सेंट्रेशन वाले ग्राफ नहीं मिलेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वाले ग्राफ जो है वो रेट की तरह कब मिल सकते हैं, जब इक्विलिब्रियम पर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर सेम है तो ऑब्वियसली दोनों ग्राफ मिल सकते हैं, जैसे रेट वाले केस में मिले। बट रेट तो हमें पता है आफ्टर इक्विलिब्रियम सेम हो जाती है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन रेट हो जाती है। बट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, इक्वल होगी जरूरी नहीं है। इक्वल भी हो सकती है, वो तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। ओके, बट जनरली हमारे पास अलग अलग ही होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होती है। प्रीवियस पेज देखो, जल्दी देखो यार। हाँ, तो वैसे भी वो जैसे मैं बता रहा हूँ अलग अलग टाइप के ग्राफ आ सकते हैं। हमने जो ग्राफ बनाया उसमें हमने क्या बोला है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, ज्यादा है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, ग्राफ को तुम ऐसा भी देख सकते हो। दो तीन टाइप के ग्राफ बना सकते हो यहाँ पर। ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, ठीक है, इसको चलो ऐसा ले लेते हैं, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंड फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कम है। ऐसा भी ग्राफ आ सकता है।
ठीक है, इस टाइप का ग्राफ भी आ सकता है। तो ये हमारे पास मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम के बाद में कांस्टेंट वैल्यू, वो तो डिपेंड करेगा। या ऐसा भी आ सकता है कि दोनों का आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या हो गया, सेम हो गया। मेन ये है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मेन ये चीज है, जैसे ही हमारे पास इक्विलिब्रियम आया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो सॉरी कांस्टेंट हो जाएगा। यस राइट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये तो होगा ही जब जब इक्विलिब्रियम होगा। हो गया सबका, चले आगे। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन के ग्राफ कैसे भी हो सकते हैं, जो हमने रेड वाला बनाया वैसा भी हो सकता है, और जो ब्लू वाला बनाया वैसा भी हो सकता है, बट रेट का ग्राफ यही रहेगा। ठीक है, रेट का ऐसा ही ग्राफ आएगा। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है फाइनली किसका ज्यादा, वो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। कुछ रिएक्शन में ऐसा है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, कुछ रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा एट इक्विलिब्रियम, तो वो कुछ भी हो सकता है। ओके, आगे चले। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, लॉ ऑफ मास एक्शन। यस अवधूत। यस साक्षी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो क्या बोलता है, तो ये हमें रेट के बारे में बताता है, रिएक्शन की जो रेट है उसके बारे में बताता है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू is directly proportional to product of active mass of reactant, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट raised to stoichiometric coefficient. Rate of reaction is directly proportional to active mass of reactant raised to stoichiometric coefficient. मतलब कि रेट क्या हो गया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका एक्टिव मास ऑब्वियसली रिएक्टेंट का है, एंड इसकी पावर में क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक्टिव मास जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ही है, एक्टिव मास मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही होता है,
यस रिया, लिखवा देते हैं अगले नेक्स्ट पेज पर एक्टिव मास क्या है, पहले लिख लो। हो गया सबका? ओके, सो एक्टिव मास जो है वो क्या है? तो एक्टिव मास is taken as concentration और पार्शियल प्रेशर। ओके, एक्टिव मास जो है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर। ओके, सो बेसिकली रेट क्या हो गया? सो रेट हमने क्या बोला? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड पावर में क्या आ गया? पावर में क्या आया? स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। ओके, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड पावर में हो गया स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। पार्शियल प्रेशर किसका यार? ऑब्वियसली रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का ही ना। जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का। वैसे ही पार्शियल प्रेशर भी रिएक्टेंट का। एक्टिव मास किसका है? तो जिसका एक्टिव मास उसका ही, मतलब एक्टिव मास को हम क्या ले सकते हैं? एक्टिव मास को कॉन्सेंट्रेशन भी लिया जा सकता है और पार्शियल प्रेशर। समझ आया? तो वहां पर जब हम बोल रहे हैं कि एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बोल रहे हैं, एक्टिव मास ऑफ क्या बोल रहे हैं? रिएक्टेंट। तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर भी किसका है? रिएक्टेंट का ही। ओके, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट। या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आ गया, तो जो कांस्टेंट आता है उसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इनटू ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियसली ये किसका है? रिएक्टेंट का है, रेज टू स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट। ओके, अच्छा एक और चीज याद रखना, जो हमारे पास सॉलिड एंड लिक्विड होते हैं उनका हमें एक्टिव मास 1 लेना है। ओके, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज टेकन एज 1। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड का एक्टिव मास क्या लेना है? 1 लेना
नहीं राहिल, रेट कांस्टेंट भी होगा ना कुछ। शौनक बताते हैं, अभी वेट करो थोड़ा सा। लिख लिया सबने? अलग अलग रिएक्शन के लिए वैसे भी अलग अलग होता है रेट कांस्टेंट, वो रिएक्शन के हिसाब से होता है। हो गया सबका? ना देखो, अभी हमने जो रिएक्शन, मतलब हम जो रिएक्शन लेने वाले, एक नॉर्मल रिएक्शन जो अभी तक हम यूज करते आए हैं। तो फॉर रिएक्शन ए प्लस बी gives सी प्लस डी, ठीक है। अब ये तो हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हो गए, कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट हो गया, कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट हो गया, बट इनका कुछ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी होगा। तो स्मॉल ए इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्मॉल बी इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्मॉल सी इसका, स्मॉल डी इसका। ओके, नाउ ये हमारे पास रिएक्शन है। तो फॉर रिएक्शन दिस, व्हाट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भाई? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, उसको हम आर एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या होगा वो, क्या बताया हमने? रेट, रेट हमने बता दिया कि इट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। तो रेट कांस्टेंट जो अभी कोई पूछ रहा था कि सर उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है तो के है। तो ये तो हो गया रेट कांस्टेंट। इसके साथ साथ हमने क्या बोला? कॉन्सेंट्रेशन। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन को ये लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए, एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी। ओके, तो ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ऑब्वियसली दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हो गया। ओके, नाउ इसी टाइप से बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा? तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है उसके लिए रिएक्टेंट कौन है? ऑब्वियसली उसके लिए रिएक्टेंट ये हो गए सी और डी। ओके, तो उसके लिए रिएक्टेंट वो है, तो उनके हिसाब से हम क्या लिखेंगे? तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर बी इज इक्वल टू क्या होगा? के बी, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, इनटू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या हो गया? सी और डी, उनका कॉन्सेंट्रेशन का पावर में क्या लेंगे? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका स्मॉल सी, और ये डी के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में क्या लेंगे? उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब स्मॉल डी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और के बी यहाँ पर क्या है? के बी इज रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है सभी को? तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट आ गया। ए रेज टू ए इज नॉट एक्टिव मास यार, ए स्क्वायर इज एक्टिव मास ऑफ दूध, सॉरी, ए स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट जो है वो एक्टिव मास है। मैंने क्या बोला? व्हाट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास इज कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर। तो दिस इज नथिंग बट ए का कॉन्सेंट्रेशन, तो दिस इज एक्टिव मास ऑफ ए। दिस इज नथिंग बट बी का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज एक्टिव मास ऑफ बी। दिस इज सी का कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास ऑफ सी, एंड दिस इज डी का कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास ऑफ डी।
ओके, तो दोनों के हमने रेट लिख दिए, ए का रेट, सॉरी, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट एंड बैकवर्ड रिएक्शन का। क्लियर है सभी को? तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों आ गए। यस रिया? वैसे भी डिपेंड करता है, क्वेश्चन अगर इस टाइप का कुछ आया रेट कांस्टेंट से रिलेटेड तो दे देंगे, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा क्या है। क्लियर है? आगे चलें, लिख लिया सबने? यस राइट। ओके, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट आ गए। नाउ इक्विलिब्रियम पे क्या होता है यार? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे दोनों की रेट क्या होती है? सेम होती है क्या? तो एट इक्विलिब्रियम आर एफ इज इक्वल टू क्या होगा भाई? आर एफ इज इक्वल टू होगा आर बी। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके इक्वल हो जाएगा? बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू बी, एंड आर बी क्या है? के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेस टू डी। नाउ यहां से के एफ बाई के बी को हम क्या लिख सकते हैं? के एफ बाई के बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेस टू डी, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू बी। ये आ गया। तो देखो के एफ और के बी जो दोनों क्या रेट कांस्टेंट है ना, मतलब कांस्टेंट ही है, तो उनका रेशियो जो है वो भी कांस्टेंट होगा भी नहीं होगा? तो इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट आएगा, एंड उस रेशियो को ही हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम हो गया के एफ बाई के बी, ठीक है। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को? ये भी लिख सकते हैं सी रेस टू सी इंटू डी रेस टू डी डिवाइड बाय ए रेस टू ए एंड बी रेस टू बी। ओके, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ गया। याद रखना हमने क्या बात की है, एट इक्विलिब्रियम हो रहा है ये चीज, है ना। एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल है। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो दोनों रेट इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो जब हम एट इक्विलिब्रियम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, तो ये जितने भी कॉन्सेंट्रेशन है कौन सी है भाई? जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन हमने सब्स्टिट्यूट किए अभी, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट वाली कॉन्सेंट्रेशन है। और तुम सभी को पता होगा कि यार इक्विलिब्रियम के बाद तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती ही नहीं होती। जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है ना। तो फिर जितनी भी ये कॉन्सेंट्रेशन है, सी का कॉन्सेंट्रेशन हो या डी का हो या ए का हो या बी का हो, सभी कांस्टेंट वैल्यू है ना। कांस्टेंट हो गई ना, तो सभी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली दैट्स वाई ये वैल्यू क्या आएगी? पूरी पूरी कांस्टेंट आएगी, और आनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? के एफ बाई के बी था ना, जो भी वो भी कांस्टेंट ही था। ओके, तो ये जितने भी कॉन्सेंट्रेशन हम याद उसका सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में, वो कौन सी वाली होंगी? कॉन्सेंट्रेशन कौन सी वाली होंगी? ऑल कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में आता है, वही वाली कॉन्सेंट्रेशन हमें सब्स्टिट्यूट करनी है इस फॉर्मूले में। ये नहीं कि कोई भी तुमने कॉन्सेंट्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दी। जब इक्विलिब्रियम पर है तो इक्विलिब्रियम पर क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, तो तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल सकता है।
तन्वी एक्टिव मास क्या होता है बताया ना, कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर। तो अभी हमने जो लिया उसमें कॉन्सेंट्रेशन है, अभी हमने जो लिया उसमें कॉन्सेंट्रेशन लिया है। ये ए का ए को स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है, दैट इज एक्टिव मास। ये बी को स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है, ये भी एक्टिव मास है। ए स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी स्क्वायर ब्रैकेट मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये एक्टिव मास ही है ये। यस राइल, यूनिट विल बी मोल पर लीटर। मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी वाला है, मोल पर लीटर यूनिट होगा। हो गया सबका? ओके, तो बेसिकली हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो सी का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू डी का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय ए का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इट इज प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वो आगे नहीं हुआ? ठीक है, प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या है, पावर में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, पावर में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम क्लास छोड़ भी देंगे, जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एफबीओ का क्वेश्चन नंबर 7, एफबीओ का क्वेश्चन नंबर 7। ध्रुव क्लास ओवर नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको करो उसके बाद खत्म करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करना है जल्दी। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव यार अदिति, एफबीओ मतलब फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव। यस, केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी जो है क्वेश्चन में वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। मोलार कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, मोलार कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी। आया किसी का आंसर?
यस रिया करेक्ट है। यस राहिल। तो क्वेश्चन जो है वो हमने जो बताया उसी पर बेस्ड है। ट्वाइस Fe सॉलिड प्लस 3H2O गैस, दिस Fe2O3 सॉलिड प्लस 3H2 गैस, ये है। तो इसका केसी हमें दिया हुआ है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो केसी का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए भाई? मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना। तो बेसिकली Fe2O3 का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1, H2 का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 3 डिवाइड बाय Fe का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2 एंड H2O का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 3। लेकिन यार थोड़ी देर पहले ही मैंने क्या बताया कि सॉलिड जो है उनका एक्टिव मास 1 लेना है। सॉलिड का एक्टिव मास क्या लेना है? 1 लेना है। मतलब ये तो 1 है, ये भी 1 है। या ऐसा है कि उनको ले लो ही मत। अगर तुम सॉलिड वाले को एक्सप्रेशन में नहीं लोगे तो भी चलेगा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके एक्सप्रेशन में सॉलिड को लो ही मत, क्योंकि वो तो वैल्यू वैसे ही 1 हो जाएगी वैल्यू। ओके, तो उसके बगैर ही देखो क्या है। तो H2 रेज टू 3 डिवाइड बाय H2O रेज टू 3, तो क्या हो गया ये? दिस इज 27 इज इक्वल टू H2 रेज टू 3 डिवाइड बाय H2O रेज टू 3। तो यहां से H2 बाय H2O कितना आ गया? 27 का क्यूब रूट कितना आ गया? 27 का क्यूब रूट आ जाएगा 3। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। ओके, क्लियर है सभी को? यस, तो क्लास इज ओवर। होमवर्क नोट कर लो, होमवर्क नोट कर लो सभी। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 8 8 to 12 then 15 16 17 एंड 22। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है। यस आदित्य, केसी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है सेम ही है। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक फॉर्म है, बाकी डिटेल में हम अगले लेक्चर में बता देंगे। ठीक है, तो केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रोहन Fe और Fe2O3 सॉलिड थे और मैंने लिखवाया था सॉलिड का एक्टिव मास 1 लेना है। सॉलिड एंड लिक्विड का एक्टिव मास 1 लेना है, लिखवाया था ना। ठीक है, तो चलो लेक्चर एंड करेंगे। बाय।